खटक हाउस में हर तरफ गहमा गहमी थी। जरगाम की बारात थी आज। सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। ऐसे में अमान, जरीना का भाई, काम के बहाने से यहाँ वहाँ घूम रहा था। यार बस एक झलक दिख जाए। इतनी मेहनत और इतने बहानों से आया हूँ, इतने में वो ऊपर जाती दिखाई दी उसे। उसे देखकर आंखों को सुकून सा मिला था, दिल में ठंडक से उतरी थी। अरे दिया, बात तो सुनो। जी अमान भाई। और भाई सुनकर उसने बमुश्किल अपने मुंह को उल्टा होने से रोका था, वरना काम खराब हो सकता था। दिया, वो जरीना आप ही कह रही हैं कि उनकी शॉल यही है, वो दे दो मुझे। अच्छा भाई, लाती हूँ। हाँ हाँ, बोल लो जितना भाई बोलना है, आना तो मेरे ही पास है ना। जरीना ने अपना काम होते ही बाबा के पास जाना खत्म कर दिया था। उसका काम तो बन ही गया था। अब उस दिया और फिजा की शादी के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। शादी तो मैं होने नहीं दूंगी उनकी। आई बड़ी हूर परियां, बर्बाद करके रख दूंगी मैं इनको। बहुत नाज है ना इन्हें अपने हुस्न पर। ये ख्याल आते ही उसके होंठ शैतानी मुस्कुराहट में ढले थे, लेकिन फिर जरगाम के ख्याल से उतनी ही जानदार मुस्कुराहट होंठों पर रक्सा थी। ये मुस्कुराहट तो छुपाई ना छुप रही थी। आज जरीना जरगाम के घर दुल्हन बनकर आ ही गई थी, सारी रस्मों और हंसी मजाक में। उस रात का इख्तिताम हुआ। अगले कुछ रोज मामूल के मुताबिक गुजर गए। इसके बाद जरीना ने मुलाजमा के और दोनों नंदों के हर काम में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। बात बात पर कभी शादी के ताने देना, कभी कहती कि तुम लोग पढ़ाई के नाम पर अयाशियां करती हो। इसी वजह से अपने माहाना खर्चा देना भी बंद करवा दिया और खुद दोबारा बाबा जी के पास जाना शुरू हो गई। बाबा जी, बस मैं रोज रोज नहीं आ सकती आपके पास। ये सारे अमल मुझे सिखा दो। सब तो मेरे काबू में है, पर वो दोनों नंदे अब भी वहीं की वहीं हैं। हर चीज़ में खुली छूट है उन्हें। हर कोई उन्हें पसंद करता है। हर बात में बगावत करती हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। हसद की आग में वो ये भूल गई थी कि जो बोया जाता है, काटा भी तो वही जाता है ना। तो ठीक है, लेकिन 2-3 महीने यहाँ आना पड़ेगा और रकम भी दुगनी इस्तेमाल होगी। रकम की फिक्र मत करें आप, सब कुछ मेरा ही तो है। बस ये सब सिखा दे मुझे। और हाँ, रोज तो नहीं आ सकती, हफ्ते में 2 बार जरूर आ जाया करूंगी। दिया ने सबसे तंग आकर जॉब का फैसला किया। उसने सुबह ही नाश्ते की टेबल पर ऐलान कर दिया, बाबा मैं जॉब करूंगी और आज मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। जरीना ये देखते ही फौरन बोल उठी, वाह भाई, आज से पहले तो किसी ने इतना नहीं पढ़ा और तुम जॉब की बात कर रही हो। ज्यादा पढ़ क्या लिया, सर चढ़ने लगी हो, मास्टर्स में हो। अभी पढ़ती रहो तो अच्छा है, वरना ये भी बंद करो। हाँ तो भाभी, आप हमारा खर्चा उठा लें, नहीं करूंगी मैं जॉब। तो उठा तो रहे हैं, और कैसे उठाएं। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं। बस मैं जॉब करूंगी हर हाल में। बस चुप, कोई नहीं करेगा जॉब। और अब इस बात पर कोई बहस ना हो। बहस ने तूल पकड़ लिया था जब ही वलीद साहब की रोबदार आवाज़ ने सबको खामोश करवा दिया। दोपहर के खाने के बाद दिया डरते डरते वलीद साहब के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। बाबा मैं आ जाऊं? आ जाओ बाबा, आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? बाबा मैं जॉब करना चाहती हूँ। घर में भी फारिगी तो होती हूँ और कभी कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है पैसों की। तो तुम जानती हो ना, हमारे ख़ानदान में आज तक पहले किसी लड़की ने जॉब नहीं की। तो फिर इस बगावत का मतलब मैं क्या समझूं? क्या ये सब पढ़ाई की वजह से है? हमने मना कर दिया, अब आप जा सकती हैं। दिया के मुसलसल 2 महीने मिन्नतें करने के बाद आखिरकार एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की इजाज़त मिल गई। जरीना ने इस अरसे में कुछ मखसूस अमल सीख लिए थे जिसको अब वो करने का इरादा रखती थी। खुशखबरी होने की वजह से उसने अभी ये सब मुलतवी किया हुआ था। हालांकि ये सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा था, फिर भी। लेकिन आज अचानक ही फिजा का रिश्ता आ गया, जिससे उसने पहले ये अमल शुरू करने का फैसला कर लिया। काला चोला पहने, गले में रंग बिरंगी माला डाले, आधी रात को खुले आसमान के नीचे छत पर बैठे, गोल दायरे में खोपड़ियां रखे, वो जोरों शोर से विर्द किए जा रही थी। साथ ही एक काले कपड़े के पुतले में चिमगादड़ का खून डालकर उससे कह रही थी कि बस ये रिश्ता किसी तरह ना हो, बर्बाद हो जाएगी। जादू ने असर दिखाया था या नहीं, लेकिन फिजा ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानी था। मानी जो उसको सिर्फ टाइम पास मानता था, उसके लिए आज फिजा अपने घर में लड़ रही थी। क्या हम जान सकते हैं इस नाफरमानी की वजह? बाबा मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और शादी करूंगी तो बस उसी से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
इतनी ऊंची आवाज़ और ऊपर से ये कारनामे, क्या गुल खिलाती फिर रही हो पढ़ाई के नाम पर? शर्म गैरत बेच खाई है जो बाप से जुबान चलाने लगी। बस कुछ भी बोले, शादी करूंगी तो मैं उसी से, वरना मर जाऊंगी। लेके जाओ इस बदबख्त को यहाँ से, हम वापस आकर करेंगे इसका फैसला। दिया और उसकी माँ फिजा को कमरे में ले आई। आप ये सब क्या है? आप ही आपने बताना भी मुनासिब नहीं समझा हमें। हाँ अब बता तो दिया है, आप ही अब भी क्यों बताया? चली जाती आराम से कॉलेज से ही। अब तक तुम मोहब्बत की पींगे लड़ा रही हो ना, और भाभी हमारा जीना हराम कर देंगी। अब पहले ही क्या कम किया हुआ है उन्होंने? दिया फिजा को कोसते वहीं सर पकड़कर बैठ गई। वलीद साहब घर आए तो डरते डरते कलसूम बेगम ने कहा कि बच्ची को थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं समझाऊंगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बेहतर होगा कि अपनी ज़ुबान में समझा लो, वरना उससे सारे ताल्लुक ख़त्म हो गए मेरे आज। घर का माहौल काफ़ी खामोश और वहशत ज़दा सा था। आजकल इस मसले की वजह से उस पर आते जाते जरीना के तंज के तीर जलती पर तेल का काम करते थे। अभी तो ये मसला हल नहीं हुआ था कि दिया के चची चचा अमान के साथ हाजिर हो गए और अमान और दिया के रिश्ते की बात की। देखो रमीज़, तुम हमारे उसूलों से वाकिफ़ हो, हम दिया की शादी फिजा से पहले नहीं करेंगे। इंतज़ार कर सकते हो तो करो, वरना तुम अमान की कहीं और शादी कर सकते हो। लेकिन भाई साहब, रमीज़ साहब ने कुछ बोलना चाहा था कि वलीद साहब ने बोलकर खामोश करवा दिया कि बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। जरीना कहाँ होने दे सकती थी अपने भाई की शादी दिया से, वो तो वैसे ही खार खाती थी उससे। कहाँ उसे अपनी भाभी तस्लीम करना। इसी बिना पर अगले ही दिन वो मैके पहुंच गए। भाई अम्मी, हम नहीं करेंगे कोई इंतज़ार, मैं तो लाऊंगी जल्दी ही अपने भाई की दुल्हन। लड़कियों की कमी तो नहीं हमारे ख़ानदान में, बस छोड़ें छोड़ें इसे, कहीं और देखते हैं। लेकिन बेटा, मैंने उसकी आंखों में पसंदीदगी देखी है दिया के लिए। अम्मी बस, शादी के बाद सब सही हो जाएगा। बस हम नहीं बैठ सकते उनके इंतज़ार में। अभी तो फिज़ा मैडम के मिजाज ही नहीं मिल रहे। दिया का तो पता नहीं कब नंबर आएगा। जरीना ने जैसे तैसे करके मना लिया था सबको अमान की शादी कहीं और करने पर, और आनन फानन रिश्ता भी कर दिया। और अमान ने भी घर वालों के लिए चुप साध ली थी, क्योंकि घर वाले इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे। अब अमान की शादी हो रही थी और वलीद साहब के घर झगड़े। वजह फिजा का किसी और को पसंद करना था। आखिर दोनों की जिद का ये नतीजा निकला कि उस लड़के से बात करो, अगर वो तुमसे शादी करता है तो ठीक, उसी के साथ रुखसत हो जाना, और इसके बाद घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद। अगर वो इनकार करता है तो जहां हमारी मर्जी होगी हम शादी करा देंगे। फैज़ा ने इस शर्त पर फौरन हामी भर ली, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। फिजा ने जैसे ही सारी बात उसे बताई तो कुछ दिन तो वो यूं ही टालता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि अब बहुत हो गया, अब ये हलक का कांटा बन रही है, तो इस मामले को ख़त्म किया जाए। और यूं मानी ने सालों की मोहब्बत को चंद सेकंड्स में ख़त्म कर दिया बकौल फिजा। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि मोहब्बत तो बस उसे ही थी, सामने वाले के लिए तो वो बस वक्त गुजारी का सामान थी। कौन हो भाई तुम? मैंने कब वादे किए तुमसे? तुम खुद ही मुझ पर मर मिटने के लिए तैयार थी, खुद ही पेश होती थी तुम तो बिना किसी ज़बरदस्ती के। मैंने कोई वादा नहीं किया था तुमसे शादी का। जहाँ मर्जी करो शादी मेरी बला से, और आइंदा मुझे कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिजा ये सब सुनते ही सख्ते में आ गई, फूट फूट कर रोने लगी कि उसके साथ ये हुआ क्या है। खुद तो वैसे ही जलील हुई और माँ बाप की नज़रों में भी गिर गई। उसने दिया को बुलाकर कहा कि बाबा जान जहाँ चाहें वहीं शादी करूँगी, तुम कह दो उनसे। मुझ में तो हिम्मत नहीं उनका सामना करने की। लेकिन आप ही हुआ क्या है? क्या कुछ कहा उन्होंने? क्या वो आपसे शादी नहीं करेंगे जिनसे आप मोहब्बत करती थी? नहीं करेगा वो, बस सुन लिया ना। अब तुम बस बाबा को जाकर कह दो जहाँ मर्जी कर दे मेरी शादी। वलीद साहब को पहले ही मालूम था कि यही सब होगा। अगर वो सच्चा प्यार करता तो जब ही रिश्ता भेजता, लेकिन उसने फिजा को इतने साल खिलौना बना कर रखा। उन्हें दुख के साथ साथ शदीद गुस्सा भी आया था कि इतना सब हो गया और उन्हें खबर तक ना थी। लेकिन अब उन्होंने सोच लिया था कि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर देंगे। कुछ महीनों में रिश्ता आया। लड़का थोड़ी बड़ी उम्र का था, लेकिन उनकी बेटी भी अब कहाँ छोटी रही थी, और उस पर उसकी नाम नेहाद मोहब्बत। अभी तो जरीना ने सारे जहान में भांडा नहीं फोड़ा था। क्यों, ये उसकी समझ में नहीं आया था, क्योंकि कोई बात उसके पेट में नहीं रुकती थी, खास कर दिया और फिजा के मुतालिक। लेकिन उसने सोचा कि अपने बच्चे और अपने भाई की शादी के बाद भाभी की मसरूफियात बढ़ गई हैं, इसलिए भूल गई थी।
ورنہ فطرت تو نہیں بدلتی۔ زرینہ مصروف ضرور تھی لیکن اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا جو آگے چل کر ہی پتہ چلنا تھا۔ ویسے بھی وقفے وقفے سے وہ کوئی نہ کوئی علم کرتی رہتی تھی جس سے دیا اب بیمار رہنے لگی، اور یہ بات سب کو پتہ چل گئی تھی کہ دیا بیمار ہے، اب صرف وہی بچی تھی۔ ولید صاحب کا خیال تھا کہ وہ دیا کو بھی جلد سے جلد شادی کر کے نمٹا دیں، لیکن اس کے بیمار رہنے کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، ذات برادری سے باہر وہ کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو ہسپتال میں دکھایا، جس کے باوجود طبیعت ٹھیک نہ ہو رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ روحانی علاج کروایا جائے، تو دیا کا روحانی علاج ہونے لگا۔ روحانی علاج میں پتہ چلا کہ یہ اثرات ہیں اور تعویذ دم کا پانی دیا گیا ہے، جس سے اب طبیعت سنبھلنے لگی۔ گھر والے سمجھنے لگے کہ شاید نظر لگ گئی ہو، لیکن اس کی حقیقت تو زرینہ ہی جانتی تھی، اور یہ سب کچھ سنتے ہوئے شیطانی ہنسی ہنستے وہ چلی گئی۔ فضا کی شادی ہو گئی تھی، دیا کا علاج بھی چل رہا تھا، اب تو وہ بہتری کی طرف آ رہی تھی، اور تعویذ کی وجہ سے اب کسی جادو ٹونے کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب رشتے عجیب عجیب آنے لگے، کبھی شادی شدہ لوگوں کے اور کبھی طلاق شدہ کے۔ ایسے میں ایک دور دراز کا رشتہ آیا، لیکن ذات سے باہر، جو عمر میں 35 کا تھا، دیا سے 7 سال بڑا، لیکن ولید صاحب نے ہاں کر دی تھی۔ آخر بیٹی کو کب تک گھر بٹھاتے، شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ایسے میں زرینہ نے اپنا لہجہ شیریں بنا لیا اور ہر کام میں آگے آگے ہوتی، لیکن اب تک اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یہ پانسا کیسے پلٹنا ہے، اس سے سبھی ناواقف تھے۔ شروع میں تو دیا کو یقین نہ آیا کہ بھابھی بھی اس سے اتنی اچھی طرح سے بات کر سکتی ہیں، خیال رکھ سکتی ہیں، لیکن اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ سب صحیح ہو گیا ہے، صبر کا پھل مل گیا، لیکن آزمائش ابھی بھی باقی تھی، شاید جس سے ابھی سب لا علم تھے۔ دیا کی آج بارات تھی، دیا اور باقی سب بھی خوش تھے۔ جیسے ہی وہ نہانے جانے لگی تو زرینہ نے روک لیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھابھی میں نہانے جا رہی ہوں، کوئی کام تھا؟ ارے تعویذ پہن کے نہانے جاؤ گی کیا؟ گیلا ہو جائے گا اندر، پانی چلا جائے گا اس کے اور اثر ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی باتھ روم میں نہیں لے کر جاتے تعویذ، گناہ ملتا ہے، میں نے سنا تھا صبح ہی۔ اچھا، کیا واقعی؟ ارے ہاں نا، صبح ہی تو سنا ہے میں نے، اور ویسے بھی شادی کی دلہن تعویذ ڈال لے اچھی تھوڑی لگے گی، سب کیا سمجھیں گے، شادی کے بعد لے جانا مجھ سے نظر کا تعویذ کہہ کر۔ اچھا پھر یہ لے لیں تعویذ، میں آ کر لے لوں گی۔ اور زرینہ کو کیا چاہیے تھا؟ وہ تو یہی چاہتی تھی، کیونکہ وہی تعویذ اس کے کام میں خلل ڈال رہا تھا۔ زرینہ سب کو مصروف دیکھ کر پارلر کا بہانہ کر کے بابا کے پاس گئی، کیونکہ آج کے دن تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی سب کی موجودگی میں، حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے پاس سب تھا، لیکن بس وہ بچپن سے ہر چیز میں انہیں آگے دیکھ کر حسد کی آگ میں مبتلا تھی۔ آہستہ آہستہ حسد نے اس کے وجود میں جڑیں پکڑ لی، اسی لیے وہ ہر اچھا برا فرق بھلائے سب کی زندگیاں خراب کرنے میں مگن تھی۔ بابا بس ایک آخری کام رہتا ہے، آج میری نند کی شادی ہے، کوئی ایسا عمل کرو جس سے وہ پاگلوں والی حرکتیں کرے اور اس کی شادی ٹوٹ جائے۔ بس بابا جی، یہ آخری کام، منہ مانگی رقم ملے گی، آج سب ہوں گے، اور جب سب کے سامنے وہ پاگل ثابت ہو گئی اور بارات واپس چلی گئی تو پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا اس کا، اسی سوگ میں رہے گی ساری زندگی، اور پھر عیش ہی عیش ہوں گے میرے۔ منہ مانگی قیمت کا سن کر تو بابا کی آنکھوں میں چمک اور منہ میں پانی جمع ہو گیا۔ اس نے پہلے تو منہ مانگی قیمت دی، پھر کہنے لگا، پہلے ایک عمل میں میرا ساتھ دے، پھر تیرا کام ہو جائے گا۔ کام ذرا مشکل ہے۔ زرینہ نے حامی بھر لی، اسے تو بس ہر حال میں اس کی شادی رکوانی تھی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس کسی کے ساتھ برا کرو تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ بابا نے عمل کے ذریعے اسے قابو کیا اور اپنی ہوس مٹانے لگے۔ ہوس پوری کرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اپنی بکھری حالت دیکھتے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ سب کیسے، وہ بھی بابا کے ساتھ۔ ہوش میں آتے ہی وہ چلانے لگی کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی، منہ مانگی رقم دے تو رہی تھی، پھر کیوں مجھے گندا کیا اپنی غلیظ حرکتوں سے، کیوں مٹائی اپنی ہوس تم نے؟ اوہ جاؤ جاؤ بی بی، جب خود دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہو، جب پرواہ نہیں ہوتی، ایک میں نے ہوس کیا مٹا لی تو تم مجھ پر چلا رہی ہو۔ بھولو مت کہ مار کے بھی پھینک دوں نا تو کسی کو لاش بھی نہیں ملے گی تمہاری۔ اب جاؤ یہاں سے، چلو کام ہو جائے گا تمہارا۔
अब उसको पछतावा होने लगा और जैसे तैसे सदमे में घर पहुंची और तैयार होकर नीचे आई। अपनी हालत को देखते वो ये भूल गई कि उसने एक और काम भी दिया था बाबा को, जिसको वो मना करना भूल गई, क्योंकि अब उसे पछतावा होने लगा था। उसे लगा था कि ये सब उसने जो उन बहनों के साथ किया है, ये उसकी सज़ा है। वो माफ़ी मांगना चाहती थी पर मौका नहीं मिला। बाबा ने अपना अमल शुरू किया वक्त देखते, और फिर वही हुआ। बारात के आने के बाद अभी निकाह शुरू होने ही लगा था कि दिया को लगा कि उसके हाथ में किसी ने सुई चबो दी। अभी वो उससे ही चीख के खड़ी हुई थी कि उसे लगा कि सारे जिस्म में सुइयां चबोई जा रही हैं। बाबा जैसे जैसे उसके नाम के गुड्डे में सुई चबोते, वो सब दिया को अपने जिस्म में चुभती महसूस होती। वो मुसलसल चीखें मारती, कभी रोने लगती तो कभी चीखें मारती। ये सब देखकर आपस में लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गई। अरे देखो तो ये कौन सी हरकत शुरू कर दी दुल्हन ने, लगता है पागल है। मुझे तो लगता है कि दिमागी तवाज़ुन खराब है बेचारी का, जभी तो ऐसे कर रही है। अरे हाँ, मैंने भी सुना था कि ये बीमार रहती है, जभी तो किसी ने रिश्ता नहीं दिया इसको। दूल्हे वालों ने ये सुनते ही रिश्ता तोड़ दिया और बारात वापस ले गए। लेकिन दिया की हालत अब भी वैसी थी। बारात के जाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश होकर गिर गई। जरीना को रोना आ रहा था ये सब देखकर, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार वही थी। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। हसद की आग ने सब जला दिया था। उसे अस्पताल के रूहानी उसे अस्पताल ले गए, रूहानी इलाज करवाया। फिर से 2 सालों में वो मुकम्मल सेहत याब थी। अब तो बाकायदा जॉब भी कर रही थी। लेकिन दुनिया के तानों ने और बढ़ती उम्र ने उसके सारे शौक ख़त्म कर दिए। हर चीज़ में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। दिल भी वीरान था। अब कोई ख्वाहिश ना बची थी, ना शादी की और ना किसी और की। शुरू में कभी फ़िज़ा तसल्ली देती तो कभी ज़रीना ने दोनों बहनों से माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने भी अपने भाई की खातिर उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो तबाही हुई थी, जो तूफ़ान आया था, वो कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। वलीद साहब की भी जैसे अकड़ ख़त्म हुई थी। बेटी की वीरानी देखकर, रस्मों रिवाज उसूलों की बिना पर आज उनकी बेटी इस हाल में थी। उन्हें भी पछतावे ने घेर लिया था। कलसूम बेगम से बात करते हुए अब नरमी हुआ करती। शायद इतना सब होने के बाद अब उन्हें एहसास हो गया था